तो शीट डिस्कस करते हैं फिर, है ना? एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, इसमें सेक्शन डी चल रहा है ना। तो D1 के फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट हो? ये रेक्टेंगल से हो गए तो सब, है ना? सेकंड पार्ट में कोई डाउट हो? इसके बाद D3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें कोई डाउट हो? वो मीन वैल्यू थ्योरम से हो जाएगा, है ना? मतलब इसमें हमने मान लिया कि वो 5x है और उस फंक्शन की मीन वैल्यू निकाल ली हमने। हमें दिखाना है कि 0 से 2 में कम से कम एक सी ऐसा होगा जहां उसके बराबर होगा। तो वो फंक्शन हमारे पास fx बराबर जो है, हो गया क्या? मतलब वो नहीं बताना, हो गया, सबको आ गया, है ना? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा? D1, पार्ट 2 का D1। बिल्कुल, ये अच्छा हुआ। टेस्ट नहीं होगा, आपकी एक क्लास होगी, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है? तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर रिलीज हुआ कि भाई टेस्ट नहीं होगा, है ना? कैसा लगा? बुरा लगा? तो बुरा इसलिए लगा कि क्लास लग गई, इसलिए ज्यादा बुरा लगा, है ना? शायद बुरा इसलिए ज्यादा लगा, अरे क्लास लगा दी इन्होंने तो टेस्ट लेने के लिए। इससे अच्छा टेस्ट ही हो जाता, उसमें आते नहीं आते अपनी इच्छा थी, नहीं? तो इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए B1 पर, आ गए D1 के B1, पार्ट 2 में आ गए ना हम। पार्ट 2 का D1, B1 में कोई डाउट हो? एक्स की जगह 1/x रख दो उसमें बस, है ना? और वापस फंक्शन को, ये जेई में आया हुआ है सवाल, हमने f(1/x) निकालना है, तो x की जगह 1/x रख दो, x की जगह 1/x। तो ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास, fx हमें दे रखा है, fx तो दे रखा है, तो मैंने f(1/x) निकाल लिया। तो f(1/x) आ गया 1 से लेकर 1/x। और ये कितना आ जाएगा? दिस इज लॉग ऑफ p, लॉग ऑफ t लिखा हुआ शायद, लॉग t मतलब वही बेस इसका e है। कैलकुलस में जनरली बेस ई मान के चलते हैं, वरना अगर एलओजी लिखा हो तो भी, है ना? ये ऐसा लिखा हुआ है ना। और हमें वो सम निकालना है एक्चुअली, fx प्लस f(1/x), fx प्लस f(1/x), तो इसमें पुट कर दो आप, है ना? पुट हम कर सकते हैं इसमें x इजिकल टू 1/p। ये पुट करने का आधार है ताकि लिमिट हमारे पास वापस 1 से x आ गई, और ये x की जगह मैंने ये पुट किया, t की जगह, t की जगह मैंने ये पुट कर दिया। आसान सवाल था, वैसे होने वाला सवाल था, और जेई में भी आया हुआ है पहले ना। तो दिस इज माइनस ln p, एक तो ये हो जाएगा, फ्री होगा 1 प्लस 1/p, और व्हाट इज dt? माइनस का 1/p स्क्वायर dp। ये ऐसा आ जाएगा, माइनस का 1/p स्क्वायर dp, ये इस तरह से आ जाएगा। ये माइनस का ln p कैसा आया, समझ में आ गया? t की जगह 1/p लिखा है, कैसा आया? लिमिट चेंज हो गई, और dt की जगह आ गया माइनस 1/p स्क्वायर। तो इस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, एक p ऊपर चला जाएगा, तो व्हाट वी गेट? दिस इज 1 to the x, and this is ln p अपॉन p into p plus 1। अब इसमें हम ध्यान से देखें कि अगर ये ln p अपॉन p plus 1 आ जाता, तो मैं इसको वापस क्या लिख देता? इसको मैं fx लिख देता वापस,
क्योंकि एफ एक्स हमारे पास है 1 से x ln t अपॉन 1 प्लस टी। तो अगर 1 से x ln p अपॉन 1 प्लस पी मेरे पास आता तो मैं वापस उसको एफ एक्स लिख देता। तो लेकिन ये p एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो ये हटाना है मुझे, हटा देंगे इसको ना, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दो और ये हट जाएगा यहां से 1 से x, फिर ये ln p आ गया और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी प्लस 1। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज dp। तो एक तो अलग अलग कर दो उसको, तो अलग अलग करने पर कितना आ गया ये 1 से x, ये आ जाएगा ln p इंटू 1 अपॉन पी dp माइनस और वहां जाएगा एफ एक्स। बट एफ एक्स को उधर लेके आ जाओ आप और ये इंटीग्रेट हो जाएगा ln p का होल स्क्वायर अपॉन 2, ln p का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा और वो एफ एक्स बन जाएगा। तो उस एफ एक्स को इंटरचेंज कर देंगे तो एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स निकल जाएगा। दोबारा फिर आ सकता है सवाल, ये काफी समय पहले आया हुआ है क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट किसमें नहीं दिखा लो, अगर निकल जाए तो फिर उसमें एक्स की जगह 1 बाई एक्स रख दो डायरेक्ट, अगर आपको हो रहा है बाई पार्ट्स। नहीं तो कोई गलती हो गई होगी भाई, एल एन टी के अंदर मैं बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो लॉग को डिफरेंशियल मानूंगा, किसे लगाया बाई पार्ट्स, लॉग को डिफरेंशियल माना कि लॉग को इंटीग्रेबल 1 अपॉन 1 प्लस टी को 1 अपॉन 1 प्लस टी को, तो उससे मेरे को लगता नहीं कोई फायदा होगा क्योंकि 1 से एक्स लिखा हुआ है और हमारे पास लिखा हुआ है ln x, ln t मान लो उसको और 1 प्लस टी मान लो dt। तो इसमें अगर मैं इसको डिफरेंशियबल मानूं और उसको इंटीग्रल मानूं तो डिफरेंशियबल फंक्शन विल रिमेन एज सच, इंटीग्रल से आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस टी, ये ऐसा आ गया ना, फिर मैं लिमिट लगा दूंगा 1 से x माइनस, फिर इसमें मेरे पास आएगा 1 टू x, अब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा और मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा, तो कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। देखो आप ये वापस उस तरह का ही पैटर्न जनरेट हो गया। अब इसमें या तो 1 प्लस टी को वापस p मान लो ताकि एल एन टी आ जाएगा और नीचे 1 प्लस पी आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आएगा 1 प्लस पी भी, मतलब एडवांटेज कुछ नहीं हुआ हमारा इसको लगाने पर, और ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि एक्स तो हटा ही नहीं इसमें ना, और उसमें हम चाहें तो कोई नई फॉर्मेट नहीं आई, वो एल एन टी आ गया यहां से हटा तो वहां ऊपर चला गया, तो अगर मैं उसको फिर इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा ये तो हट ही जाएगा, इसको अगर मैं फिर इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा तो इसको मानूंगा मैं डिफरेंशियबल, इसको मानूंगा इंटीग्रेबल, और जब इसको इंटीग्रल मानूंगा और इसको डिफरेंशियल मानूंगा तो वापस वही आ जाएगा, तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा मतलब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई डी टू में को डाउट हो, डी टू में को डाउट, डी टू के बाद डी थ्री में को डाउट, डी फोर में को डाउट, इसमें भी ये कभी इंक्रीज कर डिक्रीज करेगा, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, हमें पूरा डिफरेंशिएट करके ग्राफ नहीं बनाया तो भी चल जाएगा, हालांकि ग्राफ भी बना सकते हैं लेकिन वो किसी काम का नहीं है, हमें तो बस ये देखना है कि उस फंक्शन की उस इंटरवल के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या आएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। तो 0 से 2 पाई लिखा हुआ है और ई रेस्ट टू पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 लिखा हुआ, ई रेस्ट टू पावर साइन स्क्वायर एक्स एन प्लस साइन एक्स एन प्लस 1 लिखा हुआ है dx, ये ऐसा लिखा हुआ है, तो मुझे बस फंक्शन ये हो जाएगा और इंटरवल हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 पाई, तो बस 0 से 2 पाई में मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और वो हम जानते हैं किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन की किसी क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पर आएगी या उस पॉइंट पर आएगी जहां डायरेक्टली 0 है, तो बस इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करने पर ही आएगा हमारे पास 2 साइन एक्स एन प्लस 1 इंटू कॉस एक्स एंड इंटू ई रेस्ट टू पावर साइन स्क्वायर एक्स एन प्लस साइन एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा बस। तो ये 0 कब होगा, एक तो ये 0 हो जाए, तो ये 0 होगा दो जगह, साइन एक्स इजिकल टू माइनस हाफ, अब 0 से 2 पाई में दो बार आएगा ये, एक तो x इजिकल टू 7 पाई बाय 6 और एक x इजिकल टू 11 पाई बाय 6, और अब ये 0 करूंगा तो x बराबर पाई बाय 2 और x बराबर 3 पाई बाय 2, बस इन चारों नंबर को रख के देख लो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो और मिनिमम वैल्यू निकाल लो। जैसे मैं बाउंड्री पॉइंट 0 से स्टार्ट करता हूँ, पहले 0 पे निकाल लूंगा, फिर मैं पाई बाय 2 पर निकाल लूंगा, फिर मैं चाहूंगा तो 7 पाई बाय 6 पर निकाल लूंगा, उसके बाद मैं 3 पाई बाय 2 पर निकाल लूंगा, उसके बाद फिर मैं 11 पाई बाय 6 पर निकाल लूंगा और उसके बाद मैं 2 पाई पर निकाल लूंगा, और उससे मालूम पड़ जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, ये सब हम निकाल सकते हैं इस एफ एक्स में, इनको रखकर निकाला जा सकता है। तो एक मिनिमम देख लो, उससे रेक्टेंगल बना दो, रेक्टेंगल की विड्थ तो मुझे पता ही है, रेक्टेंगल की विड्थ 2 पाई रहेगी क्योंकि वो इंटरवल 2 पाई आएगा, बस मुझे मैक्सिमम और मिनिमम से मतलब है ना, तो इन रख के बड़ी आसानी से रखकर, वैल्यू भी सारी आसान है,
रखकर मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे और मिनिमम मैक्सिमम ई क्यू आ जाएगी शायद, और मिनिमम वैल्यू विल बी ई रेस्ट टू पावर 3/4, वो ई रेस्ट टू पावर 3/4 मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा D7, D7 में कोई डाउट हो? लॉग ले लिया हो तो हमने ना, कल तो मैंने प्रोडक्ट जनरेट किया था, यहाँ तो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, बस उसको ई की पावर fx इंटू जी एक्स कर दो ना, तो उससे जो है फटाफट आ जाएगा, वो याद आएगा ई रेस्ट टू पावर, यहाँ तो प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो ई रेस्ट टू पावर लिमिट ऊपर ही चली जाएगी, अल्टीमेटली लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी वो आगे आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये ऐसा बन जाएगा ln ऑफ 1+, क्योंकि ये बनेगा एक्स स्क्वायर और वो बनेगा 0 to 1 और ये बनेगा dx, बस ऐसा बन जाएगा ये। और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे बाई पार्ट्स, लिमिट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, ये समझ में आ गया कैसे लिखा? प्रोडक्ट था और लॉग ले लिया मैंने, fx की पावर gx, तो e की पावर gx इंटू ln fx, तो 1/n आ गया है ना, वो तो dx बन गया, और बाकी वो लॉग लेने से प्रोडक्ट समेशन में आ गया, फिर वो ln के अंदर 1+1² अपॉन n स्क्वायर 2² अपॉन n स्क्वायर, तो r² अपॉन n स्क्वायर बन गया, तो वो x² बन गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर D1 में कोई डाउट हो? D1 मिड सेगमेंट थ्योरम लगा दो D1 के अंदर ना, मतलब उसमें जो है हमें fx के बारे में जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन है लेकिन fx क्या है पता नहीं है अपने को। तो एक तो कॉन्केविटी अपवर्ड है और एक इंक्रीजिंग है, और 0 पर जो वैल्यू है 3 के बराबर है। कॉन्केविटी अपवर्ड है, 0 पर वैल्यू 3 के बराबर है और इंक्रीजिंग है, तो -2 से 2 की बात कर रहे हैं, -2 से 2 की, और यहां हम पता लगाना चाहते हैं कि उसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो पता नहीं वैल्यू कितनी है, लेकिन हमें दे रखा है कि फंक्शन जो है दैट इज नॉन नेगेटिव, fx नॉन नेगेटिव, तो ये डायग्राम बना दिया उसका मैंने, क्योंकि कॉन्केविटी अपवर्ड है और वह इंक्रीजिंग है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा ना। अब हमें इसमें कहा गया है कि मिनिमम निकालो, मिनिमम का मतलब किसके बराबर या किससे बड़ा है वो निकालना है अपने को। तो ऊपर वाला ट्रेपेजियम तो बनाना बेकार है, नीचे ट्रेपेजियम बना दो। अब उस ट्रेपेजियम के अंदर एक तो ये पैरेलल साइड्स हो गई, और जो ट्रेपेजियम बनाने वाले हैं हम उसमें एक ही नॉन पैरेलल साइड्स आ गई, तो इस पर इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने, और मिड पॉइंट से इन पैरेलल साइड्स के एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, और अब यहीं टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप, यहीं पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये जो ट्रेपेजियम बनेगा, ये जो ट्रेपेजियम हमारे पास बनेगा, इसके एरिया से क्या आएगा, वो ज्यादा आएगा, इसके एरिया से ज्यादा आएगा, और इसका एरिया निकालना आसान है, f(0) कितना आ रहा है 3, तो 3 × 4, नहीं आया समझ में? ये L1 L2 हो गया ना भाई, ये L1 ये L2, और ये मिड सेगमेंट थ्योरम से ये जो है वो हाफ ऑफ L1 + L2 के बराबर आएगा। ये हाइट मुझे पता है, दिस हाइट इज f(0) और वो 3 पता है मुझे, तो 3 तो वो हो गया और ये 4 हो गया ना, तो 4 × 3 12 आ गया, मतलब वो जो एरिया आने वाला है, जो रिक्वायर्ड एरिया है 12 के बराबर या 12 से बड़ा ही आएगा वो, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी 12 हो गई ना। इसके बाद नेक्स्ट D2 में को डाउट हो, वो तो मीन वैल्यू दे रखी है अपने को फंक्शन की उस इंटरवल में मीन वैल्यू दे रखी है ना, द मीन वैल्यू ऑफ दिस ओवर द इंटरवल, तो क्या हो गई मीन वैल्यू हो गई 0 से 2 fx dx अपॉन 2, ये उसकी मीन वैल्यू हो गई ना, b माइनस से हो गया ना ये, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है ln 3/2 के बराबर, दिस इज ln 3/2, और fx तो मुझे पता ही चाहिए ना, fx इज 1/x + c, तो ये बस यहाँ 1/x + c रख दो, तो ये इसकी मीन वैल्यू हो गई, और इसके बाद मैं यहाँ से c निकाल लूंगा, c निकालना में आता ही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या ये हट जाएगा यहाँ से, एंड दिस इज ln ऑफ 2 + c माइनस ln c इज इक्वल टू ln 3, सही लिखा ना मैंने? इंटीग्रेट करने पर ये आ जाएगा ln x + c आएगा, एक बार 2 रख देंगे, एक बार 0 रख देंगे, और दिस इज c + 2 अपॉन c, c + 2 अपॉन c इज इक्वल टू 3, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 इज द आंसर, तो ऐसा आ जाएगा सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9 में को डाउट हो? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9 में को डाउट? ये तो कल मैंने देखा है क्लास में आपको ना, है ना? वो एक कम है, बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है अपने को, तो वो देखना आता ही अपने को, डिफरेंशिएट करके पता लगा लेंगे, है ना? मैंने कराया था कल इस तरह का सवाल आपको। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6 में को डाउट हो? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6 में को डाउट? दोनों बराबर आते हैं, क्या आता है वो रेशो, मतलब वो हमें दे रखा है इंटीग्रल, दूसरे वाले में पुट कर दो आप, जैसे I2 दे रखा है ना अपने को, I2 बराबर दिया हुआ है हमें 0 to 1, 0 to 1, और 0 to 1 के बाद हमें दे रखा है 1/1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x होल स्क्वायर और इंटू 1 + x² dx, तो इसमें पुट कर दो x बराबर tan थीटा, पुट कर दिया इसमें मैंने x बराबर tan थीटा, और x बराबर tan थीटा पुट करने के बाद
लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर π/4, लिमिट इज 0 to π/4, तो ये आएगा sec स्क्वायर थीटा, dx इज दिस, और ये कितना आ जाएगा 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर, 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कट जाएगा, और इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। ये इसमें लगा दो प्रॉपर्टी नंबर 5, यानी थीटा को रिप्लेस कर दो a + b - थीटा से रिप्लेस कर दो, तो उससे आ जाएगा 0 to π/4 और 1/1 + टेंजेंट ऑफ π/4 - थीटा होल स्क्वायर एंड डी थीटा। तो ये क्या बनेगा 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, तो 1 + tan थीटा ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे बचेगा 2 का स्क्वायर, तो नीचे 4 आ जाएगा, तो एंड दैट I2 = I1/4। तो इसको कन्वर्ट करेंगे ना अपन, 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, तो 1 + tan थीटा ऊपर जाएगा नहीं, बस तो ये ऐसा आ जाएगा 0 से π/4 लिखा हुआ है, और 0 से π/4 के बाद 1/1 + 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, ये होल स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है ना, तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे कितना बचेगा 4 बचेगा ना। तो जिसे वो ऊपर जाएगा, हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं I2 को, तो I2 को कैलकुलेट करेंगे, और 1 + tan थीटा का स्क्वायर ऊपर चला गया, तो वो तो कितना बना, वो तो I1 बन गया, और नीचे कितना आ गया 4 आ गया, 4 तो बाहर निकल जाएगा ना, तो ये ऐसा आ गया। तो बड़ी I1/I2, I1/I2 इज 4, आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट 9 में को डाउट हो, इसमें भी मैनिपुलेशन है ना, दिमाग मैनिपुलेशन है इसमें भी ना, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब दिमाग लगाना है, जो मैंने पढ़ लिया उसका इस्तेमाल करके निकालना है इसमें ना। सवाल अच्छा है वैसे, मतलब बस क्योंकि दिमाग लगाना है, फॉर्मूला पता है, वो अपने आप ही सोचना है मुझे क्या करना है इसमें, पता है ये इसके बराबर है और वो क्या निकालना है आपको ना। तो जो भी मैं कुछ कर सकता हूँ, कोई प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, उसका इस्तेमाल करना है मुझे, और उसका इस्तेमाल करके निकालना है ना। तो ये हमें दे रखा है fx, तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं 0 से π/2, और fx इंटू f ऑफ π/2 - x, f ऑफ π/2 - x dx, ये ऐसे कैलकुलेट कर लो उनको आप। और ये दिया है, ये हमें लाना है इन टर्म्स ऑफ 0 से पाई fx dx, यानी मुझे ये इंटीग्रल लाना है 0 से पाई sin x अपॉन x dx की फॉर्म में, 0 से पाई sin x अपॉन x, क्योंकि fx हमारे पास क्या है sin x अपॉन x है, तो ये fx तो मुझे पता ही है, ये fx कितना है हमारे पास sin x से लेकर x है, sin x अपॉन x है, और इसमें x की जगह क्या रख दो आप π/2 - x, तो ये cos x आ जाएगा और ये π/2 - x आ जाएगा। अब बार बार मेरे माइंड में एक ही बात चलेगी कि मुझे यहां वापस sin x अपॉन x लाना है और लिमिट लानी 0 से पाई, तो लिमिट तो आती रहेगी, मैं फंक्शन पे फोकस करूंगा, मुझे sin x अपॉन x चाहिए, तब ये क्या बन जाएगा sin 2x बन जाएगा ये, तो sin 2x के 2x को t मान लूंगा, उससे sin t आ जाएगा। भाई अब मुझे लाना साइन है, यहां तो sin cos दोनों है, तो पहले इसको sin 2x बना दो, इसको पहले क्या बना दो sin 2x बना दो, ये एलसीएम भी लगे ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 जब एलसीएम लेंगे ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ऊपर, ऊपर sin 2x बन जाएगा, और नीचे कितना बचेगा x इंटू पाई - 2x। अब चलो साइन तो आ गया हमारे पास, अब इस 2x को क्या मान लो t, और घर जाके दिमाग लगाओ, उसके बाद आंसर आ जाएगा। 2x को t मानते ही ऊपर आएगा sin t, नीचे कितना बचा, ये बचेगा पाई, ये क्या लिखा है x लिखा है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास दिस इज t/2, और वो बन जाएगा पाई - t, तो t/2 के 2 से दिक्कत नहीं अपने को, क्योंकि वो sin t अपॉन t/2, यानी sin t अपॉन t तो आ गया। अब जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो हटाने की कोशिश करेंगे अपन घर जाके, तो अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करते हट जाएगा वो ना, और कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर थर्ड में को डाउट हो, कुछ थर्ड में डाउट है, एक ही आंसर आता है, आंसर 2 आते हैं, एक आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होता -17/2, क्योंकि उसमें क्या है, वो हमने जो लॉजिक लगाया ना वो फिट नहीं बैठता फिर ना, क्योंकि वो एक शीट जैसा सवाल ही है, वो था ना कल शीट में क्या था 1 की पावर k, 2 की पावर k, 3 की पावर k वाला, वैसे ही सवाल है शीट जैसा सवाल, मतलब ये जेई में आया था, वो शीट में था अपने काफी समय से, फिर ये जेई में आया था ना, तो इसमें बस समस्या आती है कि हमने जो वो बाहर निकाल लिया n⁻⁴ और यहां बन गया हमारे पास सिग्मा r = 1 से लेकर n, और यहां बन जाएगा r/n होल पावर a, और इंटू 1/n, ये अपनी मर्जी से बनाया मैंने, तो n⁻a लाने के लिए मैंने n⁻a लिख दिया, फिर 1/n लाने के लिए मैंने एक पावर और बढ़ा दी उसके ना, ये ऐसे लिख दिया हमने ना।
अब यहां हम क्या करेंगे, हमें एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो कोशिश करेंगे एन डिनोमिनेटर में आए, तो नीचे से एन बाहर निकाल लिया हमने, तो ये आ गया 1 + 1/n होल पावर a-1, वो एन मैंने बाहर निकाल लिया। फिर ये एन ए एन ए एन ए कितने बार लिखा हुआ है, एन टाइम्स लिखा हुआ है, तो एन ए को हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 1 2 3 4 एन लिखा हुआ है, तो एन इंटू एन प्लस 1/2 आ गया ना। एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो हम एन को डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करेंगे, तो यहां से क्या करो, एन स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो जब यहां से एन स्क्वायर बाहर निकालोगे तो इसकी पावर तो a-1 है, उसकी पावर क्या रहेगी, 2 रहेगी, तो उनका बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। मतलब यहां से एन स्क्वायर बाहर निकाल लिया मैंने, क्योंकि हम चाह रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आए, क्योंकि लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये क्या बनेगा, एन रेज़ टू पावर a+1 बन जाएगा। तो ये 1 + 1/n होल पावर a-1 चल ही रहा है, और यहां पर कितना बचा, a, हमने एन स्क्वायर बाहर निकाला है, तो ये बनेगा 1 + 1/n/2, ये ऐसा बन जाएगा ना, यानी इस डिनोमिनेटर की जगह ये आ गया हमारे पास, इसकी जगह ये डिनोमिनेटर आ गया। अब लिमिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, तो देखो एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर हमें दिया हुआ है कि a इज नॉट इक्वल टू -1, तो इससे कट जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा ना। अब लिमिट में लगा रहा हूं, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 0 to 1, है ना, ये बनेगा 0 to 1, दिस इज 0 to 1, और x टू द पावर a dx, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे लिमिट लगा रहा हूं, तो ये तो कितना बन गया, 1, ये तो 1 बन जाएगा, ये कितना बनेगा, a+½ बन जाएगा, a+½ एंड दिस इज इक्वल टू 1/60, ये आ गया 1/60 के बराबर, दिस इज 1/60। अब उसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो बेसिकली वो आएगा x टू द पावर a+1/a+1, और इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं 0 to 1, नीचे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मेरे पास है a+½ एंड दैट इज इक्वल टू 1/60, तो ये ऐसा आ जाएगा ना। अब मैं लिमिट लगाऊंगा वहां पर, तो जब मैं x = 1 लिखूंगा, तो x = 1 लिखने पर कितना आ गया, वो 1/a+1 आ गया, 1/a+1। अब जब मैं x = 0 लिखूंगा तो वो 0 आ जाएगा, लेकिन x = 0 पर वो 0 तभी आएगा जब a+1 पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर a+1 नेगेटिव हो गया फिर मैं 0 नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मैं x की जगह 0 लिख रहा हूं ना, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो 0 की पावर नेगेटिव से क्या आएगा, +∞ आएगा, मैं उसको 0 लिख ही नहीं पाऊंगा। तो हमारे दो वैल्यू आ रही हैं, एक हमारे पास आ रहा है 7 और एक -17/2, तो -17/2 एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर a को -17/2 मान लिया हमने, तो फिर ये जो वैल्यू आ रही है, ये 0 पर जो 0 लिखा है, ये 0 आएगा ही नहीं है ना, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 7 इज द ओनली आंसर। क्लियर नहीं हुआ है ना, उसके लिए नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, 16 में को डाउट हो, 16 में को डाउट, ये भी टफ सवाल है, मतलब इसमें थॉट है, वो लगना पड़ता है ना, अदरवाइज कोई हमारे सिर्फ वो थॉट ही काम आता है, अदरवाइज इंटीग्रेट करके तो नहीं निकाल पाएंगे, या अगर हम रख के भी देखेंगे a = 2 या a = 4, तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेट करने में, तो वो एक थॉट लगता है इसमें, वो अप्लाई करना पड़ता है इसमें ना। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अपने पास, थॉट ये है बेसिकली, आप कुछ मत करो, ऊपर वाले इंटीग्रल को ब्रेक कर लो, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, और 3 पाई से 4 पाई, इसको ब्रेक कर लो आप। अब नीचे क्या है, जो जो इंटीग्रल नीचे है ना, जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो नीचे भी है, और उसी फंक्शन को ऊपर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, फंक्शन दोनों में सेम है, नीचे ऊपर में लिमिट का डिफरेंस है बस हमारे पास, नीचे लिमिट 0 to पाई है ना, 0 to पाई, तो ये हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब इन सबको 0 से पाई में लेके आ जाओ आप, इन सबको 0 से पाई में, उसके लिए यहाँ पुट कर दो, यहाँ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पुट कर दो t इज इक्वल टू पाई प्लस जेड, यहाँ पुट कर दो t इज इक्वल टू 2 पाई प्लस जेड, यहाँ पुट कर दो t इज इक्वल टू 3 पाई प्लस जेड। अब ऐसा पुट करने से देखो, मैं किसी एक को बताता हूं आपको ना, इसमें तो कुछ किया नहीं हमने ना, ये तो 0 to पाई रहा, और वो सेम जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो यहाँ आ गया ना। यह सबसे पहले फर्क क्या पड़ेगा, यहां फर्क पड़ेगा हमारे पास, ये लिमिट 0 से पाई बन जाएगी। अब हम क्या करने वाले हैं, टी की जगह पाई प्लस जेड रखने वाले हैं, ठीक है ना, और टी का मतलब वो साइन का एंगल ए टी है, कॉस का एंगल भी क्या है, ए इंटू टी है, ए के बारे में जानकारी नहीं है अपने को, लेकिन हमें टिक करना है ऑप्शन से, और ये क्लियर है कि या तो a2 है या फिर a4 है, तो उसके अलावा टिक तो चारों में से करूंगा ना मैं, तो मुझे पता है या तो a की वैल्यू 2 है या की वैल्यू 4 है, यानी जो भी a है वो नेचुरल नंबर है, तो जैसे ही मैं टी की जगह ये रखूंगा तो साइन का जो एंगल है ए इंटू टी, वो क्या बनेगा देखो आप,
वो ए इंटू टी एंगल ही बन जाएगा। हाँ, ए इंटू पाई प्लस जेड, है ना। तो ये बनेगा ए इंटू पाई प्लस ए इंटू जेड बनेगा। अब ये ए नेचुरल नंबर है तो ये पाई का मल्टीपल है ये। और पाई के मल्टीपल का साइन, पाई का मल्टीपल के प्लस का साइन नेगेटिव आ सकता है, लेकिन पावर इवन है साइन पर। साइन और कॉस दोनों पर पावर क्या है, इवन है। तो ये भी चिंता नहीं है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं। या यूं मान सकते हैं कि ए टू दे रखा है तो टू पाई प्लस थीटा है, या ए फोर है तो फोर पाई प्लस थीटा है, तो उससे पॉजिटिव आएगा। या उतना सोचने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डिग्री इवन थी हमारे पास। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, बस एटी की जगह क्या आ जाएगा, एज जेड आ जाएगा, एज जेड। और वो फर्क पड़ेगा ई पर, ए की पावर टी लिखा हुआ है ना, वो बनेगा ए की पावर पाई प्लस जेड। तो उसमें से ए की पावर पाई को बाहर निकाल लो, तो वापस वो ए की पावर जेड बन जाएगा। भाई फंक्शन ये लिखा हुआ है ना, ई रेस्ट पावर टी और साइन टू द पावर सिक्स एटी एंड प्लस कॉस टू द पावर फोर एटी, ये लिखा हुआ। हम पुट कर रहे हैं ये पुट कर रहे हैं हम, तो ये क्या होगा, ई रेस्ट पावर पाई प्लस जेड बन गया। ये मैंने समझाई दिया आपको कि अगर मैं टी के स्थान पर, टी के स्थान पर हमने ये रखा तो एटी ये बन गया हमारे पास। तो अगर साइन का एंगल ये बनेगा तो डिग्री सिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। वो आ जाएगा साइन टू द पावर सिक्स ए जेड एंड कॉस टू द पावर फोर ए जेड। इसमें से बस इसको ब्रेक कर दो आप, इसको लिख दो ई रेस्ट पावर पाई इंटू ई रेस्ट पावर जेड साइन टू द पावर सिक्स ए जेड एंड प्लस कॉस टू द पावर फोर ए जेड। यस आ जाएगा। लिमिट हमारे पास लगी हुई है, तो जो लिमिट हमारे पास जीरो से पाई आई इसको बाहर निकाल लिया हमने। तो ये वापस क्या बन गया, डिनोमिनेटर जो हो गया है। नहीं, वो जेड की जगह टी की जगह जेड आ गया बस, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये बनेगा ई की पावर पाई इंटू जीरो टू पाई, ये ए की पावर टू पाई बन जाएगा, ये ए की पावर थ्री पाई बन जाएगा। और वो कौन आ जाएगा, वो कट जाएगा और जीबी बन जाएगी। नहीं आया समझ में अभी। तो ये बनेगा बस हमारे पास, ये बचेगा वन प्लस ई रेस्ट पावर पाई ई रेस्ट पावर टू पाई और ई रेस्ट पावर थ्री पाई। बस इस जीपी का सम निकाल लेंगे, ये रेशो आ गया मतलब, है ना। मत समझ में आ गया ना। वो इंटीग्रल क्रिएट हो जाएगा, एक बार ए की पावर पाई बनेगा, एक बार ए की पावर टू पाई बाहर आ जाएगा और एक बार ए की पावर थ्री पाई बाहर आ जाएगा। और कौन सा है, बस ये थे। तो आगे चलते हैं हम। तो हम आगे थे, शायद कुछ सवाल दिया था कि मैंने कल, नहीं दिया था ना। तो वो अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे थे ना। तो उसमें रेक्टेंगल का काम देख लिया हमने भाई, सिंपल आप चाहो तो रेक्टेंगल से भी। हालांकि मैंने सब बताया था कल आपको कि ये वैरायटी अवेलेबल है, हमें इन तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम इनको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ना। तो और कुछ देखते हैं अपन, है ना, जिससे हम अप्रोक्सीमेट कर पाए। तो लिखो, इसमें एक सवाल है ना, टू दैट इंटीग्रल जीरो टू वन, इंटीग्रल जीरो टू वन, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर सिक्स डी एक्स will be less than pi by 2, will be less than pi by 2 and greater than ln 2। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो इंटीग्रल होगा ये पाई बाई टू से छोटा होगा एंड एल एन टू से बड़ा होगा, इस इंटीग्रल की वैल्यू। अब दो रास्ते हैं, या तो इसको इंटीग्रेट कर लो आप, लेकिन वो एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं तो मतलब इंटीग्रेट करने में दिक्कत आ सकती है।
अभी आता नहीं है ना ln2, लाना तो है लेकिन अपने को ना। ln2 और π/2 लाना है मुझे। ये π/2 से छोटा है और ln2 से बड़ा है। तो देखो इसमें जो तरीका हमारे पास है ना वो ये है कि f(x) हमने मान लिया, f(x) इज 1/√(1 + x⁴)। लिमिट हमारे पास 0 to 1 है, जो भी सोचना है वो 0 से 1 में सोचना है। तो पहले मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो वी गेट, डिफरेंशिएट करने पर आएगा f(x) = -½ और इंटू 1 + x⁴ होल पावर -3/2 इंटू 6x⁵ इंटू 6x⁵। क्या हो गया, क्या गिरा अभी, उठा लो उसको, उठाओ ना, गिरा हो तो मैंने कहा ना, इसलिए तो मैंने कहा उठाने के लिए। ना ठीक 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 आवाज आती है वैसे, पाँव से हिलाते फिर आप उसको, बार बार आवाज आती है फिर वो नहीं, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया उसको उठा लो आप। पानी वानी पी रहे होंगे, पानी पी रहे होंगे, कैसे गिरा एकदम, सब पानी पीने की इच्छा हो गई होगी एकदम, पी लिया पानी, पी लो फिर एक बार, क्यों रोक रखा है, पी लो क्या दिक्कत है भाई, ये तो क्या जिंदगी भर का काम है, तो जरूरी थोड़ी एक आध सवाल कम हो जाएगा उसमें क्या है, पानी के बिना तो जीवन है, पानी, पानी के बिना जीवन कैसे चलेगा। हो गया है ना, रख लो बोतल नीचे, पढ़े आगे है ना, सवाल कर रहा हूं भाई, पानी पीना जरूरी था क्योंकि उनका है ना, तो इसलिए मैंने कहा पहले वेट करते हैं अपन, नहीं तो फिर आजकल जमाना खराब है, बाहर जाके बोलने की देर है बस, पानी पीने नहीं दिया इसने मेरे को, तो मुझे पानी पिलाने आ जाएंगे वो। नहीं, कितने ने कैसे पानी पीने नहीं दिया इनको आप, इतनी हिम्मत, अब तू पानी पी, वो तो बोलेंगे भी ऐसे जब आएंगे तो, सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना, इसलिए मैंने कहा सवाल तो होता रहेगा, इस सवाल का क्रेडिट कोई देगा भी नहीं, ये सवाल करा रहे हैं, इसका क्रेडिट कौन देने वाला दुनिया में, कोई देने वाला नहीं है इसका क्रेडिट, कि सवाल करा रहे हैं, कोई मानेगा भी नहीं इसको ना, वो भी बोलेंगे यार दो कम कराया करो, उसमें क्या है, बच्चों को खुश रखा करो, दो तुम ज्यादा पढ़ाते हो कोटा वाले बहुत, बच्चे इसलिए नाराज रहते हैं तुमसे, कम पढ़ाओ थोड़ा, जब तुम खुद जानते हो कि कम पढ़ाने से भी काम चल सकता है तो कम पढ़ाओ, उसमें क्या है, तुम लगे रहते हो पढ़ाने में, तुम खुद भी परेशान रहते हो, बच्चों को परेशान करते हो, मस्त रखा करो बच्चों को, ये तो कंप्लीट कर लेते हैं ना, है ना, इसके बाद देखेंगे करना है नहीं करना। तो ये डिफरेंशिएट कर दिया अपन ने, तो डिफरेंशिएट करने पर कितना आ गया, डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया एक्चुअली, क्योंकि एक्स हमारे पास 0 से 1 में है, बस इसका डायग्राम बना लो आप। तो अगर मैं एक्स बराबर 0 देखूंगा ना, तो 0 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और अगर मैं एक्स बराबर 1 पे निकालूंगा तो 1 पे कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, दिस इज 1/√2, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.707, डिक्रीजिंग है, दिख रहा है, मैं कॉन्केविटी की अभी चिंता नहीं करते हैं अपन, है ना, अगर कॉन्केविटी निकालनी पड़ेगी तो मुझे फिर डबल डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने डायग्राम सीधे से ऐसा बना दिया बस इसका, ये डायग्राम ऐसा बना लो। अब अगर मैं रेक्टेंगल का यूज करता तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है 1/√2 आ रही है, तो इस रेक्टेंगल का यूज करके मैं ये बोल पाता कि वो जो इंटीग्रल है जिसको मैं आई बोल रहा हूं, वो इंटीग्रल 1/√2 से बड़ा है, दैट इज ग्रेटर देन 1/√2, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उससे छोटा है, तो 1 से छोटा है। तो ये तो हम रेक्टेंगल से पता लगा पाते हैं, लेकिन इससे हमारा काम चल जाता है एक्चुअली, क्योंकि अगर हम ये बोल पा रहे हैं कि ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो ऑब्वियस सी बात है π/2 से छोटी होगी, क्योंकि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो 1.57 से भी छोटा होगा, वो तो गड़बड़ तब होती है जब ये नंबर बड़ा आ जाता π/2 से, मान लो ये पाई आता हमारे पास, इस तरह से अगर मैं कैलकुलेट करता और ये पाई आ जाता, तो मैं बोलता कि भाई आई पाई से छोटा है, फिर मैं ये नहीं बोल पाता कि वो π/2 से छोटा है, तो यहां तो मैं बोल पाया इस बात को देख के कि भाई 1 से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है π/2 से छोटा होगा। सिमिलरली मैं यहां भी बोल पाऊंगा बिकॉज 1/√2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.707, तो आई 0.70 से बड़ा है तो ln2 से बड़ा होगा, ln2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.69,
ln2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.69। तो अगर वो 0.707 से बड़ा है तो 0.69 से भी बड़ा होगा। तो ये मैं बोल तो पाया, लेकिन वो वैल्यू एग्जैक्टली मैं क्रिएट नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं ट्रेपेजियम का भी यूज करूंगा ना तो ln2 तो नहीं आएगा। देखो आप कैसे भी क्रिएट कर लो आप, वो ln2 नहीं आएगा और π/2 भी नहीं आएगा ना। तो अब मुझे अगर ये मेरा काम चल गया फॉर्चुनेटली यहां से, है ना, वो दिक्कत तब आती है जब वो बड़ा नंबर आया था। मेरी बात समझ गया होगा ना। तो ये हमने करके देखा जब बेसिक था और हमारा काम चल गया, हम टिक कर पाए उसको कि हाँ इससे छोटा है तो भाई उससे बड़ा होगा। अब इसमें क्या है, अगर मैं चाहूँ कि एग्जैक्ट क्रिएट करूं तो फिर मुझे एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। और एग्जैक्ट क्रिएट करने में वही कंसेप्ट है कि हमें एक फंक्शन सोचना पड़ेगा जो इससे बड़ा है और जो इससे छोटा है। लेकिन वो दोनों फंक्शन ऐसे सोचूंगा मैं कि जिनको इंटीग्रेट करने पर एक बार π/2 आए, एक बार ln2 आ जाए। समस्या ये भी है, जिसे वहां लिमिट में होता है ना कि फंक्शन तो सोचना आसान होता है, लेकिन उन दोनों की लिमिट क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तब जाके अपन सैंडविच थ्योरम से बोल पाते हैं कि उसकी लिमिट भी वही आएगी। यहां दिक्कत है, हम सोच सकते हैं बड़ा वाला भी छोटा वाला भी, लेकिन वो बड़ा और छोटा ऐसे सोचना पड़ेगा कि उसको इंटीग्रेट करने पर π/2 आए और इसको इंटीग्रेट करने पर ln2 आ जाए। अब हम सोचते हैं कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं और मैं ऐसा फंक्शन सोचूं जिससे ये छोटा है और उसको इंटीग्रेट करने पर π/2 आए, तो देखो 0 to 1 में अगर मैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, और 1 रखते π/2 आ जाएगा। और ये लाने के लिए मैं 1/1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स को इंटीग्रेट करूं, 1/1 प्लस एक्स को इंटीग्रेट करूं 0 to 1, तो उससे ln2 आ जाएगा। तो मुझे एक बार चाहिए, एक तरफ चाहिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये मैं सोच पाया तो मैं दिखा दूंगा लागे कैसे भी करके, है ना। मैं सोच पा रहा हूं कि भाई ऐसा कुछ आया हमारे पास, ये ऐसा कुछ आना चाहिए ना, 1/√1 प्लस एक्स टू द पावर 6, और ये ऐसा आना चाहिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर से कम आना चाहिए, और ये 1/1 प्लस एक्स से बड़ा आना चाहिए। अगर मैं ऐसा दिखा पाया कि अगर एक्स 0 से 1 में है, ये इससे छोटा है इससे बड़ा है, तो फिर मेरा काम चल जाएगा। वो एक बार ये थॉट आ जाएगा ना तो ये भी दिखा देंगे अपन। ये थॉट आना ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, मैं कौन सा फंक्शन क्रिएट करूं या कौन सा क्रिएट करूंगी जिसको 0 to 1 इंटीग्रेट करने पर ही आ जाए। पर अगर ये दिमाग में आ गया तो अब तो हम दिखा देंगे थोड़ा बहुत कुछ कोशिश करके कि अगर एक्स 0 से 1 में है तो ये इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। तो ये हमें माइंड में आ गया। अब दिखाने के लिए हम ऐसा शुरुआत कर सकते हैं कि सिंस एक्स हमारे पास 0 से 1 के बीच में है, अब मुझे एक तो एक्स की पावर 6 चाहिए और एक मुझे चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, एक मुझे चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं ना, इसको ऐसे बोल सकता हूं कि अगर एक्स 0 से 1 में है तो एक्स टू द पावर 6, देखो एक्स से तो छोटा होगा और माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। ये सही बोला है मैंने, माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। अब मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स की पावर 6 चाहिए, तो सब में 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ने पर ही आ गया 1 एक्स टू द पावर 6, क्योंकि सेम नंबर को मैं ऐड कर रहा हूं तो सेम नंबर को ऐड करने पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा आ गया। अब बेसिकली ये क्या है, इस इंटरवल के अंदर सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है और फिर उससे बड़ा ये है। और हम जानते हैं अंडर रूट क्या होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डायग्राम कैसे बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डायग्राम ऐसा बनता है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो छोटे नंबर का स्क्वायर रूट छोटा आएगा, उससे बढ़ेगा और बड़ा आएगा और बढ़ेगा और बड़ा आएगा। तो इसमें स्क्वायर रूट ले लो तो साइन विल नॉट चेंज। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब तो मुझे उल्टा करना है इसको ना, और हम जानते हैं जब उल्टा करते हैं साइन चेंज हो जाता है, बस को साइन उल्टा कर दो ना, दिस इज। अब लेकिन एक बात और देखो, ये तो मेरा काम चल गया, ये गड़बड़ है भी ना। तो हमें कह रहे हैं कि एक्स हमारे पास 0 से 1 में, तो 1 प्लस एक्स का अंडर रूट बड़ा होगा, क्योंकि ये जो नंबर आएगा ना ये 1 से बड़ा होगा। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट बड़ा होगा या नंबर बड़ा होगा, नंबर 1 से बड़ा है, क्योंकि नंबर या तो ये 1 है या फिर 1 से बड़ा है। तो स्क्वायर रूट बड़ा होगा या नंबर बड़ा होगा, नंबर बड़ा होगा। वो जो नंबर जब 1 से छोटा होता है तो उसका स्क्वायर रूट बड़ा आ जाता है, लेकिन अगर नंबर बड़ा है तो फिर उसका नंबर ही बड़ा होगा, स्क्वायर रूट छोटा होगा। तो 2 निकालो ना आप, 2 का स्क्वायर रूट बड़ा है, 2 बड़ा है। लेकिन अगर नंबर 1 से छोटा हो, जैसे 0.01 का स्क्वायर रूट 0.1, वहां स्क्वायर रूट बड़ा है। हमने डायग्राम भी बनाया था पीरियोडिक फंक्शन के अंदर, साइन एक्स और अंडर रूट साइन एक्स का। ये डायग्राम भी बनाया था मैंने पीरियोडिक की टाइम, मैंने कहा था भाई अगर साइन एक्स पीरियोडिक है तो अंडर रूट साइन एक्स पीरियोडिक होगा। फिर मैंने ग्राफ बना के दिखाया था दोनों को आपको। फिर मैंने कहा था कि भाई अगर नंबर 0 से 1 के बीच में तो वो नंबर का स्क्वायर रूट बड़ा होता है, नंबर छोटा होता है। लाइव एग्जाम्पल है ना हमारे पास 0.01, इसका स्क्वायर रूट निकालो आप, 0.1 आएगा।
वो नंबर से बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये नंबर 1 से बड़ा है, तो अगर नंबर 1 से बड़ा है तो नंबर ही बड़ा होगा उसके स्क्वायर रूट से, है ना। क्लियर हो गया। तो मैं 1 + x क्रिएट कर दूंगा। अब मैं बोल रहा हूं कि ये अगर इससे छोटा है तो ये 1 + x से भी छोटा होगा ना। जब इससे ही छोटा है तो फिर 1 + x से छोटा होगा ना। नहीं आ रहा, तो इसको लिख देंगे बस इस तरह। और बस वो एक बार क्रिएट किया और दिक्कत नहीं आएगी ना। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x, 1 + x⁻⁶ लेस देन 1 + x, या यूं बोल सकते हैं दिस इज लेस देन 1 + x, पहले ऐसे लिख दो चाहो तो ये इससे छोटा है और हम जानते हैं ये नंबर खुद इससे छोटा होता है, तो जब ये इससे छोटा है तो फिर ये इससे भी छोटा होगा ना। क्लियर हो गया अब। तो ये 1 + x लिख दिया और ये 1√1 - x इसको बस अब तो कर लोगे मेरे हिसाब से आप, है ना। तो ये 1 अपॉन हो जाएगा 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x⁻⁶, एंड दिस इज ग्रेटर देन 1/1 + x, और यहाँ आ जाएगा लेस देन 1/√1 - x²। पर इसको सीधा लिख दो आप चाहो तो, इसको एक बार सीधा लिख दो, ये इससे छोटा है और इससे बड़ा है, 1/1 + x से बड़ा है। अब ये हम क्या करें, 0 से 1 में डायग्राम बनाएंगे तो ये ग्राफ सबसे नीचे बनेगा, ये ग्राफ उसके ऊपर बनेगा और ये सबसे ऊपर बनेगा, तो सबसे ज्यादा एरिया उसी से आएगा ना। समझ पा रहे हैं ना बात, कल भी मैंने बताया था आपको ना। देयरफॉर 0 to 1, 1/(1 + x⁻⁶ dx will be less than 0 to 1, 1/(1 - x² dx, and this is greater than 0 to 1 and 1/(1 + x dx। तो ये इंटीग्रल वो आ जाएगा π/2 और ये आ जाएगा ln2, दिस विल बी ln2 एंड दैट विल बी π/2, है ना। तो ये मतलब समस्या है हमारे सामने, अगर वो एग्जैक्ट लाके दिखाना हो तो फिर हमें सोचना पड़ेगा वो फंक्शन, या फिर मैंने रेक्टेंगल का यूज किया तो वहां से काम चल गया हमारा, क्योंकि फॉर्चुनेटली वो 1 आ गया हमारे पास, और 1 π/2 से छोटा होता है ना, वो π/2 से बड़ा आया होता तो फिर मैं ये नहीं कह पाता कि π/2 से छोटा है, उसके लिए भी मुझे एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ता है ना। तो ये जो भी तनफन मैंने सिखाया है आपको, सब हमें कहीं ना कहीं अप्लाई करके देखने पड़ेंगे ना। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अपन लिखो आप। प्रूव दैट 0 to 1 x⁻⁷ अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 + x⁸ dx will be less than 1/8 and greater than 0। ये प्रूव करना है मुझे, x⁷ अपॉन क्यूब रूट ऑफ दैट is less than 1/8 and greater than 0। जीरो से बड़ा तो दिख रहा है अपने को ना साफ साफ ही भाई, वो पूरा डायग्राम ऊपर बनेगा, जीरो से बड़ा तो आएगा ही सही, कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा ही सही हमारे पास। वो 1/8 से छोटा दिखाना है अपने को ना। हो गया, मतलब उसमें
परेशान होने की बात नहीं है सवालों में, इन सवालों में। ये तो मैं हर वैरायटी आपके सामने ला रहा हूँ ना, इनमें दिमाग लगाना ही पड़ता है। आप कहीं से पढ़ो, बल्कि हम तो सारे तरीके एक साथ बता रहे हैं, बल्कि आपको ना एक जगह इकट्ठा करके। ऐसे कहीं भी किसी किताब में रेफर करो तो कहीं नहीं मिलता ऐसा ना, कि मैं एक साथ सारे तरीके माइंड में रख सकूं। मैंने सारे तरीके एक साथ बता दिए आपको माइंड में। एक्सपेंशन का यूज करा सकते हैं, वो दो फंक्शन कंपेयर करके निकलवा सकते हैं, वो रेक्टेंगल से निकलवा सकते हैं, वो ट्रेपेजियम से निकलवा सकते हैं ना। वो सोचना ही पड़ता है अपने को ना, तो थोड़ा सा टफ होता है नो डाउट। तो इसलिए जब भी लगे मल्टीपल चॉइस वगैरह में है और एक आध कोई ऑप्शन निकाल पाओ आप कॉन्फिडेंटली, तो वो प्रायोरिटी पे रखना चाहिए अपने को ना, गलत ना हो। क्योंकि समस्या तो है, थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ता है इसमें ना। तो अगेन देखो, एक तो ये इंडिकेट हो जाएगा, है ना, ये इंडिकेट भी हो जाएगा, क्योंकि हम एफ एक्स की पावर एन एफ डेस एक्स वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं इसमें ना। मतलब इसमें अगर मैं इंडिकेट करना चाहूँ 0 to 1, तो ये आ जाएगा 1 + x⁻⁸ होल पावर -1/3 और इंटू 8 × x⁻⁷ और 1/8 कर दूंगा मैं। तो इंडिकेट हो जाएगा है ना। तो या तो वो वैल्यू निकाल लो और फिर चेक कर लो कि वो वैल्यू इससे छोटी है क्या और इससे बड़ी है क्या। जब इंडिकेट कर पा रहा हूं तो दिक्कत ही नहीं है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इंडिकेट तो हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ना। इंडिकेट करके मैं वैल्यू निकाल लूंगा और मैं देख लूंगा वो वैल्यू इससे छोटी है क्या है, इससे बड़ी है क्या। ये तो तरीका है। लेकिन ये तो इंडिकेट हो गया इसलिए ना, जैसे इसके पहले वाला इंडिकेट भी नहीं हो रहा था, √1 + x⁻⁶ ये इंडिकेट हो गया तो कोई बात नहीं, मैं वैल्यू निकाल पाया। मतलब ये भी माइंड में रखें, हो सकता है कभी इंडिकेट हो जाए, ये भी माइंड में रखें आप। तो इंडिकेट हो गया, वैल्यू आ गई और मैं कंपेयर कर लिया कि उसकी छोटा आ रहा है उससे बड़ा आ रहा है। या फिर अगर मैं देखना चाहूँ ना, तो 1/8, हालांकि जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट 1/8 से नहीं आएगी, हमें सोचना पड़ेगा कि वो 1/8 से छोटी है ना। तो या तो फिर ये तरीका है हमारे पास, या ये है कि हम चाहते हैं 1/8 से छोटा है। तो बेसिकली ये फंक्शन x⁻⁷ से छोटा आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं x⁻⁷ को 0 to 1 इंटीग्रेट करूंगा तब 1/8 आएगा। यानी अगर मैं शो कर दूं कि 0 से 1 में x⁻⁷ अपॉन क्यूब रूट ऑफ दिस क्यूब रूट ऑफ 1 + x⁻⁸ ये छोटा है x⁻⁷ से, अगर मैं शो कर दूं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं इंडिकेट कर दूंगा, इसको भी इंडिकेट कर दूंगा, इसको भी इंडिकेट कर दूंगा। जिसे मैं ये लिखूंगा इसका इंटीग्रल क्या आएगा, 1/8 आ जाएगा एग्जैक्टली। उसके लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि 0 से 1 में ये ट्रू है, और ये ट्रू है तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ये ग्राफ नीचे बनेगा वो ग्राफ ऊपर बनेगा। समझ रहे हैं ना आप? तो ये दिखाना, अब इसको दिखा सकते हैं अपन चाहें तो। दिखाने के लिए भाई हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखो आप, है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स क्या है, एक्स हमारे पास 0 से 1 में, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 + x⁸ जो आएगा ये बेसिकली 1 से बड़ा आएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ा आएगा। मुझे लेकिन क्यूब रूट चाहिए, तो इसका क्यूब रूट ले लो। क्यूब रूट एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है ना। हमने x की पावर 1/3 का भी डायग्राम बना रखा है ना, वो डिफरेंशियबिलिटी के अंदर x की पावर 1/3 वर्टिकल टेंड आती है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं होता। x की पावर 1/3 का डायग्राम, सिग्नम का डायग्राम, है ना, ये सब हमने छोटे छोटे डायग्राम बना रखे हैं ताकि दिमाग में रहते हैं, कहीं डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के कंसेप्ट में कहीं काम आ जाते हैं हमारे। तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ दिस, ये क्यूब रूट जो है ये भी 1 से बड़ा होगा ना। लेकिन हमें तो रेसिप्रोकल चाहिए इसका, अब रेसिप्रोकल कर दो उसका। तो इसका रेसिप्रोकल करने पर क्या आ गया, 1/³ और ये कितना आ गया, <1 आ गया। और <1 है तो ऑब्वियस सी बात है >0 तो होगा ही होगा। अब x⁻⁷, अगर x 0 से 1 में, तो x⁻⁷ क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, उससे मल्टीप्लाई कर दो आप। तो x⁻⁷ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्यूब रूट ऑफ 1 + x⁻⁸ तो ये <x⁻⁷ आ गया। बस वो 0 to 1 इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये 0 से बड़ा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। ठीक है ना। डायरेक्ट भी सोच सकते थे अपन, ऐसा नहीं कि सिस्टमेटिकली दिखाया जाए। डायरेक्ट भी सोच सकते भाई मुझे ये दिखाना है ऐसे छोटा है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख सकते हैं भाई इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है और ये 1 से बड़ा है ना। तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा होगा उससे ना। ऐसे फटाफट भी समझ सकते थे अपन चाहें तो, या वो कहीं दिखाना हो समझाना हो तो ऐसे समझा दो उसको स्टेप बाय स्टेप। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे 1/8 भी दिखा दिया, हालांकि ये इंटीग्रेट भी हो रहा था तो उसको 1/8 का यूज करके भी दिखा दिया हमने ना। लिखे नेक्स्ट सवाल लिखें, लेट I1 इज इक्वल टू लेट I1 इज इक्वल टू लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 1/√of 4 - x² dx, I2 इज इक्वल टू
इंटीग्रल 0 to 1 1 upon square root of 4 minus 2x square 4 minus 2x square dx and I3 is equal to and I3 is equal to 0 to 1 1 upon square root of 4 minus x square minus x cube dx. ये मान लिया हमने, ये I1 है, ये I2 है, I3 है. Now using I1 and I2, using I1 and I2, now using I1 and I2, estimate the value of I3, estimate the value of I3. Now using I1 I2, estimate the value of I3. या यूं लिख सकता हूं, by using I1 I2 prove that I3 is less than 1 upon pi upon 4 root 2 and greater than pi by 6. I1 I2 का यूज करके मुझे शो करना है कि I3 इससे छोटा है, उससे बड़ा है. मतलब यहां तो हमारी मदद कर रखी है एक तरह से उन्होंने. यहां आपको सिंपली ये करना है कि 0 से 1 में ये पहचानना है कि भाई I3 I1 से छोटा है, I2 से बड़ा है, या I2 से छोटा है, I1 से बड़ा है. ये पता लगाना है कि ये इनके बीच में कैसे है, मतलब ये I1 से छोटा है या I2 से छोटा है. तो ये मदद कर रखी है, दिख रहा है साफ साफ भाई मुझे इसको इनसे कंपेयर करना है, तो थोड़ा आसान है. हो सकता है हमें ये एस्टिमेट करना होता, और ये एस्टिमेट करने के लिए हम ऐसा सोचते कि भाई ये एक्स क्यूब गड़बड़ी करेगा, तो या तो ये एक्स क्यूब होता ही नहीं, या फिर यहाँ एक्स स्क्वायर होता. अगर ये एक्स क्यूब नहीं होगा तो ये ऐसा बन जाएगा, और यहाँ एक्स क्यूब की जगह मैं एक्स स्क्वायर को विजुलाइज कर लूं तो ये ऐसा बन जाएगा. तो अगर ये दोनों नहीं होते ना, हो सकता है कभी ऐसा हो, हमें ऐसा कुछ करना पड़े अपने आप को, खुद को, कि भाई यहाँ तो मदद कर रखी है हमारी, मदद करने से ही काम चलेगा, ताकि दिमाग में रहेगा हाँ भाई मैं ऐसे सोच सकता हूँ, ये एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर होता, या ये एक्स क्यूब ही नहीं होता, तब तो मैं उनको इंटीग्रेट कर लेता और मैं दिखा देता हूँ कि ये उन दोनों के बीच में है, तो फिर उनकी वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि मैं ये इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ये मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ. तो ये हो सकता है कभी हमें अपने आप सोचना पड़े, यहाँ थोड़ा समझाने के लिए या दिमाग में रहे ऐसी बातें, इसलिए सवाल कराया जा रहा है आपको. अब हमें पता ही है कि एक्स 0 से 1 में है, बस उसको एस्टिमेट कर लो आप. ओके भाई, उनको इंटीग्रेट करना तो आसान है ही हमारे लिए. मतलब ये दिखा सकते हैं हम, सिंस एक्स हमारे पास 0 से 1 में है, एक्स लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 0 है. हम एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअली ना, तो एक्स क्यूब छोटा होगा और एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, ये एक्स स्क्वायर से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा. अब ध्यान से देखें, हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को ऐड कर दो इसमें, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2x स्क्वायर एंड ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर. अब हमें लेकिन नेगेटिव चाहिए, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से बड़ा होगा एंड लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर. अब सब में 4 जोड़ दो, यहां भी 4 ऐड कर दो, यहां भी 4 ऐड कर दो, यहां भी 4 ऐड कर दो. फिर स्क्वायर रूट इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट लिख लेंगे. अब इनको उल्टा कर दो, तो 1 अपॉन करते ही साइन उल्टा हो जाएगा ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड दिस इज लेस देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2x स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ
4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। पर अब तो इंटीग्रेट कर लेंगे उसको ना, 0 to 1 इंटीग्रेट कर देंगे ना, ये समझ रहे हैं ना कंसेप्ट। मतलब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ऐसे, ये मतलब इंटीग्रेट करते वक्त साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम 0 से 1 में ये सबसे नीचे है ग्राफ, समझ पा रहे हैं बात है ना। और ये ऐसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं मतलब विदाउट चेंजिंग साइन, क्योंकि पता है सबसे नीचे ये है, उसके ऊपर ये है और सबसे ऊपर ये है, और ये इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं ना। ये बेसिकली साइन इनवर्स की फॉर्म बनेगी, और ये भी साइन इनवर्स बनेगा ना। तो वो एक बार हमारे पास 1/π/4√2 आ जाएगा, और एक बार शायद हमारे पास π/6 आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखकर इसको निकाला जा सकता है ना। तो ये एस्टिमेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं ना। तो ये एस्टिमेशन खत्म हो गया हमारे ना, इस तरह से करते रहेंगे हम और करके निकाल लेंगे ना। एक सवाल और है इसमें, कई बार ये मैं एक सवाल और कराता हूं आपको, एस्टिमेशन का नहीं है, ऐसे जनरल सवाल है, ताकि हम माइंड में रख सकें इस कंसेप्ट को भी। लिखें इफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 to 1 एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू एफ ओ वाई डी वाई, देन फाइंड एफ एक्स, देन फाइंड एफ एक्स, एफ एक्स निकालना है हमें ना। कोई बात नहीं, गिर उठा लो। अच्छा आपकी नहीं गिरी? हम तो छोटे से ना, जब पानी में क्या स्कूलों में नल लगा रखते थे, कोई वाटर फिल्टर की कोई किसी की जरूरत ही नहीं थी ना। डायरेक्ट आज भी जो पानी आता है उस वक्त वही पानी आता था एक्चुअली, डायरेक्ट नल से पानी पिया करते थे हम लोग। कोई बोतल वोटर का इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, बोतल वोटल हम लोग क्या कोई कल्चर ही सा था वहाँ, कोई स्कूल में कोई वाटर बोतल नहीं है ना। वो सिंपल जो गवर्नमेंट का नल आता है पानी का, उससे पानी पिया करते थे हम लोग। और ट्रेन में जाओ कहीं तो वही वो सरकार के नल लगे हुए थे, डायरेक्ट उस नल से पानी पिया करते थे ना। वो आजकल क्या है, अपन जितने ज्यादा अवेयर होते हैं ना उतने कमजोर हो जाते हैं अपन। मैं नहीं बोल रहा कि आप ये पानी पीना बंद कर दो, मैं कुछ नहीं बोल, मैं तो बात बता रहा हूँ अपने वक्त की, क्योंकि फिर अल्टीमेटली फिर आएगा कि ये ज्ञान दे रहा है, ये ऐसा पानी पिया करो। तो वो मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हर चीज अच्छी देखते हैं एक्चुअली अपन, आजकल बच्चा हर चीज जो पैदा होता है ना, उससे वो हर चीज अच्छी देखता है घर के अंदर, उसको हर चीज अच्छी प्रोवाइड की जाती है, तो उस चीज का हैबिचुअल हो जाता है वो। मतलब उसको कुछ भी चीज चाहिए तो वो तैयार है देने के लिए सब। तो उसको आदत है कि भाई संघर्ष करने की आदत नहीं है उसकी, यार मैं संघर्ष करके इसको हासिल करूंगा ना, वो हैबिट एक्चुअली कम है आजकल। तो इसमें देखो प्रोसेस क्या है हमारे पास, हमें इसको इंटीग्रेट, ये बेसिकली एक्स का ही फंक्शन है, ध्यान से अगर हम देखें तो ये फंक्शन एक्स का ही है, क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये मैं बार बार समझाता हूँ आपको ये चीजें, ताकि बार बार पकड़ में आए, कभी तो बात पकड़ में आएगी मेरी ना, इसलिए मैं समझाता हूँ बार बार। तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, लिमिट किसकी है, वाई की। जब मैं इंटीग्रेट कर लूंगा या हो जाएगा, तो मैं वाई की जगह एक बार 1 रखूंगा और वाई की जगह एक बार 0 रखूंगा, तो वाई तो हट जाएगा, अब क्या बचेगा इसमें। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एफ एक्स है और हमें एफ एक्स से निकालना है ना। अब हम लेकिन निकाल नहीं पा रहे, तो इसमें क्या करते हैं, हम जानते हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मैं ये जो एक्स वगैरह इनको क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ ना, है ना, इनको बाहर निकाल सकता हूँ मैं। तो अगर मैं इनको बाहर निकालूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा, सिंस एक्स एफ एक्स इजिकल टू, इसको लिख सकता हूं मैं एक्स प्लस, मैंने इन इंडिकल को अलग अलग कर लिया, तो मैंने यहां से एक्स बाहर निकाल लिया, 0 to 1 वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई हो गया है।
वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस, फिर मैंने अब की बार फिर एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, तो वी विल गेट दिस इज 0 to 1 एंड वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई, ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास, वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई आ जाएगा। अब ध्यान से ये देखो आप कि हम जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल है, भले ही मेरे पास एफ एक्स नहीं है लेकिन मैं इसको निकाल नहीं पा रहा अभी, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं दिस इज अ डेफिनेट वैल्यू, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, भले मैं इस कांस्टेंट को अभी नहीं निकाल पा रहा लेकिन ये वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी 100%। जो भी ये फंक्शन होगा अगर मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा तो भी मैं एस्टिमेट कर लूंगा, लेकिन ये एक फिक्स वैल्यू है। वो अलग बात है, वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं निकाल नहीं पा रहा है इसको, लेकिन ये एक फिक्स वैल्यू है, यानी ये कांस्टेंट है। ये भी क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ ये x इंटू समथिंग कांस्टेंट है, यहाँ x लिखा, इसको अलग अलग कर लो आप, तो मैंने इसको लिखा एफ एक्स इजिकल टू एक्स इंटू 1 प्लस इंटीग्रल 0 to 1 एंड वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, और वहां से एक्स स्क्वायर अलग है लिखा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया और इसको ब्रैकेट में लिखा 0 to 1 वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई, मैंने इसको ऐसे लिख लिया ना। अब हम जानते हैं ये एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया ए, लेट दिस इज ए, और इसको एज्यूम कर लिया मैंने बी। समझ में आ गया ना, इस कांस्टेंट वैल्यू को मैंने ए मान लिया, इस कांस्टेंट को हमने ए मान लिया, ये कांस्टेंट वैल्यू इसको मैं ए मान लेता हूं, उसको मैं बी मान लिया ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर एफ एक्स कैन बी रिटन एज, एफ एक्स कैन बी रिटन एज एक्स इंटू 1 प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स। अब एफ एक्स कब आएगा, जब ए और बी की वैल्यू आ जाए। अब ए और बी दो अननोन है, तो दो इक्वेशन चाहिए मेरे को, दो इक्वेशन है मेरे पास। हम जानते हैं देयरफॉर सिंस ए इज इक्वल टू व्हाट इज ए इज इक्वल टू 0 to 1 वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई, वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई, ये हमारे पास ए लिखा हुआ है। एंड बी क्या है हमारे पास, बी इज इक्वल टू 0 to 1 वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई, ये हमारे पास बी लिखा हुआ है। अब मुझे ए और बी दोनों निकालने हैं ना, लेकिन मैं ए और बी भी तब निकाल पाऊंगा जब हमें एफ ऑफ वाई मिलेगा। अब हम निकाल सकते हैं एफ एक्स, अगर मुझे एफ ऑफ 1 निकालना होता तो क्या करता मैं, एक्स की जगह 1 रख देता ना, व्हाट इज एफ ऑफ वाई, एक्स की जगह वाई रख दो बस, यहाँ एक्स की जगह यहाँ वाई रख दो आप, देयरफॉर यहां से ए इंटीग्रेट कर सकता हूं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 0 to 1 वाई, तो वाई है, स्क्वायर तो वाई स्क्वायर है, व्हाट इज एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई मैं यहां से निकाल लूंगा, तो वी गेट 1 प्लस ए इंटू वाई एंड प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर एंड डी वाई। बस यहां से ए और बी में एक इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास है ना। ये समझ में आ गया भाई, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, एफ ऑफ वाई मैंने यहां से निकाल लिया, यहाँ एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, वाई रख दिया एक्स की जगह, तो एक्स की जगह वाई रखने पर ही आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 प्लस ए कांस्टेंट है, बी ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट है, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ये 1 प्लस ए को मैंने बाहर निकाल लिया, अब वाई क्यूब आएगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, वाई टू द पावर 4/4, ये बचेगा बस हमारे पास, इतना तो लिख सकता हूँ डायरेक्ट मेरे हिसाब से ना। अब कितना आएगा वो बी, बी के बाद आएगा वाई टू द पावर 4, तो वाई की पावर 5/5, सही आ जाएगा। समझ में आ गया, तो इससे ए और बी में इक्वेशन आ गई। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो ना, तो दिस इज 20 ए इज इक्वल टू 5 प्लस 5 ए एंड प्लस 4 बी, देयरफॉर 5 ए, जब 5 ए का 15 है, 15 ए माइनस 4 बी माइनस 5 बराबर 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये ऐसे एक इक्वेशन आ गई है, बस ऐसे एक वहां से आ जाएगी और वहां से मैं ए और बी निकाल लूंगा ना, एक वहां से आ जाएगी ना। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से ना, बस वो अलग अलग करना है, उससे एफ एक्स आ गया, एफ एक्स से मैं एफ ऑफ वाई निकाल सकता हूँ, और एक बार एफ ऑफ वाई आया तो ए और बी में दो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अब यहां से देखते हैं, सिंस बी इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर 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 बी इज इक्वल टू 0 to 1 और वाई तो वाई है, व्हाट इज एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई इज 1 प्लस ए इंटू वाई एंड प्लस 1 प्लस ए इंटू वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, दिस इज बी वाई स्क्वायर डी वाई, ये ऐसा आ जाएगा। और इसके बाद इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, एक इक्वेशन और आ जाएगी हमारे पास। तो b इज इक्वल टू 1 प्लस ए को मैं बाहर निकालूंगा, वाई स्क्वायर से कितना आएगा, y3/3 प्लस ये b आएगा, वाई क्यूब से आएगा y टू द पावर 4, ऐसा आ जाएगा। बस एक इक्वेशन यहां से और आ जाएगी,
हो गया ना क्लियर? वो समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना? बस इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो वी गेट 12b इज इक्वल टू 4 + 4a एंड प्लस 3b। देयरफॉर 4a माइनस कितना आएगा 9b एंड प्लस 4 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ बाय सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। निकालो a और b कितना आएगा और उसको रख दो वहां पर फंक्शन के अंदर। मतलब वैरायटी है ये भी एक, ताकि दिमाग में रहेगी, सवाल करने से चीजें दिमाग में रहती है हमारे ना। सिंपल दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, उनको सोल्व करके मुझे ए और बी निकालना है। हो गया ना? तो a इज 61/119, a इज इक्वल टू 61/119 एंड b इज इक्वल टू 80/119, b इज इक्वल टू 80/119। बस इस a और b को मैं यहां रख दूंगा। अब a और b को मैं यहां रख दूंगा, a और b को मैं यहां रख दूंगा, a की जगह a रख दूंगा तो उससे fx आ जाएगा मेरे पास, है ना? तो a को रखूंगा 1 + 61/119 तो 180 बन जाएगा वो, और ये 80 अपॉन लिखा हुआ है। समझ रहे ना? ए और बी निकालना आता ही, हमें ए और बी को रख देंगे हम यहाँ और उससे एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास। देयरफॉर एफ एक्स कैन बी बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 180, 180 आ रहा है ना, 180/119 इंटू एक्स प्लस 80/119 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये भी एक वैरायटी थी ना, वो अलग अलग कर लेते हैं, फिर उसको फंक्शन को मान लो आप, आगे काम आ सकता है हमारे कहीं, तो इस तरह से निकाल सकते हैं इसको ना। तो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना? अब एरिया पर आ जाते हैं। मैं एरिया के बारे में थोड़ा बहुत तो बता चुका था आपको ना, एरिया निकालना है हमें। बेसिकली प्योर यही काम आएगा हमारे। कर्व हम सारे जानते हैं बनाना, लॉग, साइन, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सारे कर्व पढ़ रखे हैं हमने ना। तो कर्व थोड़ा बहुत बनाना आना चाहिए और एरिया लिखना आना चाहिए कि एरिया कैसे लिखते हैं अपन। उसके बाद फिर कोई दिक्कत आती नहीं है। तो जैसे इसमें लिख लें आप, है ना, एरिया अंडर द कर्व। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, इफ fx be a continuous function, if fx be a continuous function, if fx be a continuous function such that fx is greater than or equal to 0, fx is greater than or equal to 0 for every value x belongs to, so that fx is greater than or equal to 0 for every value x belongs to a comma b, then the area bounded by y is equal to fx and the x-axis, area bounded by y is equal to fx comma x-axis comma x is equal to a and x is equal to b is equal to, जानते हैं तो मैं ना, a to b fx dx। भाई ये छोटा नंबर है, वो बड़ा नंबर है, किससे मालूम पड़ा कि छोटा नंबर है? क्योंकि इंटरवल लिखा हुआ है, तो a छोटा है, b बड़ा है, और आपको दिया हुआ है कि fx नॉन नेगेटिव। इनफैक्ट नीचे होता है तो भी मैंने बता रखा है आपको ना, और डीबी में आया ना, एक शीट का सवाल मैंने कराया था आपको, मैं बताया था आपको ना। तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। डायग्राम बेसिकली ये है हमारे पास, हम समझते हैं ये डायग्राम बना दिया ऐसा, और ये x बराबर a है और ये x बराबर b है, और हम ये एरिया निकालना चाहते हैं ना। तो ये डायग्राम है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स का, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड द x एक्सिस x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b,
ये एरिया मुझे निकालना है, एंड दैट इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो वैसे निकाल लेते हैं ना भैया, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना देते हैं यहाँ पर। ये एक रेक्टेंगुलर, फिजिक्स वगैरह में करते हैं शायद ऐसा आप कुछ। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लिया ना, ये कोई एक पॉइंट ले लिया हमने मतलब यहाँ पर, तो इसकी जो हाइट है वो तो वाई हो गई, और जो विड्थ है इसकी वो नेग्लिजिबल हो गई ना। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, वाई डी एक्स। तो ये वाई डी एक्स आ गया हमारे पास। अब एक्स को कहां से कहां वेरी कराऊं, ये सभी वेरी करा दो, तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। एंड व्हाट इज वाई, वाई इज बेसिकली एफ एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स आ जाता है। ऐसे एरिया निकाल लेते। इस समय जैसे ही नीचे बनता है ना, अगर ये नीचे बनेगा तो वही डीएक्स ले लूंगा, लेकिन अब वाई वाई नहीं होगा, वो माइनस वाई हो जाता है ना। तो एरिया लिखने के लिए मुझे माइनस वाई यूज करना पड़ता है फिर वो, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे एरिया निकाल, तो ये एरिया निकालना आता है, डायग्राम देखना है हमें, और उसको देख सकते हैं अपन, कैलकुलेट कर सकते हैं ना। सेकंड पॉइंट लिखने की जगह मैं डायग्राम बना देता हूं बस, है ना। या मैंने डायग्राम बना दिया ऐसे कि मान लो ये एफ एक्स हमारे पास है, ये एक्स इजिकल टू ए है, और ये एक्स इजिकल टू बी है, ऐसा बना हुआ है मान लो, एंड दिस इज वाई इजिकल टू एफ एक्स, ये ऐसे लिखा हुआ है। देन द एरिया बाउंडेड बाय, देन द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to fx, x axis, x is equal to a and x is equal to b is equal to a to b। क्या करेंगे अब, माइनस का fx dx। अगर fx पूरा नीचे है, वो समझाया था मैंने आपको, मिरर इमेज बना लिया इसका एक्चुअली हमने ना। हमें ये वाला एरिया निकालना है, लेकिन वो इंटीग्रेट करके हम ये एरिया नहीं निकाल सकते, मतलब इंटीग्रेट तो कर सकते हैं लेकिन वो एरिया नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस fx का मिरर इमेज बना लेते हैं ऊपर। इसका मिरर इमेज बना लो आप ऐसे कैसे, ये इसका मिरर इमेज लूंगा तो यहां आ जाएगा, तो डायग्राम ऐसा कुछ बन जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हैं आप। ये एफ एक्स, तो ये माइनस एफ एक्स का डायग्राम हो गया है, तो हमने माइनस एफ एक्स का डायग्राम, ये माइनस एफ एक्स पॉजिटिव हो गया, आप समझ रहे हैं आप, है ना। ऐसे इसका एरिया आ जाएगा, नीचे हो पूरा नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और थोड़ा नीचे हो थोड़ा ऊपर हो तो वो भी समझा, मैंने बता दिया था वो भी आपको, वैसे लिखवा दिया था वो भी मैंने आपको। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं अपन चाहे दोनों। डायग्राम ऐसा बना हुआ है, तो उसमें मतलब ऐसा बना हुआ है, तो ये सी मान लिया मैंने, ये एक्स बराबर ए है और ये एक्स बराबर बी है, एंड दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये डायग्राम बना हुआ है हमारे पास। तो एरिया बाउंडेड बाय y is equal to fx and the x-axis, area bounded by y is equal to fx and the x-axis from x is equal to a to x is equal to b। अब देखो मैंने यहाँ ऐसे लिखा है from x is equal to a to x is equal to b, क्योंकि यहां तक तो मैं ऐसे बोल रहा था, मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज है, थोड़ा समझ सकते हैं उसको अपन। यहां मैं ऐसा बोल रहा था, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to fx, बाउंडेड बाय y is equal to fx, x एक्सिस, x is equal to a and x is equal to b। मतलब हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं उस एरिया की चार बाउंड्री बोल रहा था पहले मैं, कि एरिया बाउंडेड बाय y is equal to fx, ये fx की बाउंड्री हो गई, ये x एक्सिस की बाउंड्री हो गई, ये x is equal to a की बाउंड्री हो गई, ये x is equal to b की बाउंड्री हो गई। इनसे जो एरिया बाउंड हो रहा है वो निकाल रहे थे। अब यहां अगर मैं ऐसा बोलूंगा थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ एरिया बाउंड नहीं हो रहा। भाई अगर हमसे कहा जाए कि एक y is equal to fx लो, एक x एक्सिस लो, एक x is equal to a लो, और एक x is equal to b लो, तो इन चारों बाउंड्री से कोई एरिया बाउंड नहीं हो रहा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं फिर, द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to fx and the x axis from x is equal to a to x is equal to b। समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना। तो मतलब वो अब एरिया कौन सा हो गया, ये y is equal to fx हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो y fx और x एक्सिस का एरिया निकाल रहा हूं। कहां से कहां तक का निकाल रहा हूं, x बराबर ऐसे, x बराबर b का निकाल रहा हूं। मतलब क्योंकि उन चारों बाउंड्री से कोई एरिया बाउंड नहीं हो रहा, तो इसलिए लैंग्वेज चेंज की मैंने कि एरिया बाउंडेड बाय y is equal to fx and the x axis from x is equal to a to x is equal to b। सही है ना। तो इसमें कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसमें हम a to c ले लेंगे ना, तो ये a to c, और किसको इंटीग्रेट करें, माइनस एफ एक्स को, और प्लस c to b क्या कर दें, c to b हम एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। अब इन तीनों पॉइंट से देख सकते हैं, फ्रॉम ऑल द थ्री पॉइंट, फ्रॉम ऑल द थ्री अबव पॉइंट्स वी कैन से दैट द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to fx, x axis from x is equal to a to x is equal to b is equal to a to b
और क्या लगा दो यहाँ, मॉड लगा दो ना। ये कंक्लूजन ही हो गया, मतलब डायरेक्ट अपन ही लिख सकते थे ना भाई, आप तो मॉड लगा दो हमेशा बस। अपने आप अगर वो पूरा पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन से बाहर निकल जाएगा, पूरा नीचे होगा तो माइनस साइन से बाहर निकल जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन से, थोड़ा नेगेटिव होगा तो जहां से नेगेटिव है वहां डेफिनेशन चेंज कर देंगे और वहां निकाल लेंगे, अल्टीमेटली आ जाएगा ना। फिर मैंने शायद भी बताया था, हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, हमें बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना। ये क्यों है सही, ये हमारे समझ में आ गया है ना, क्योंकि वो तो हमेशा एरिया है, वो तो कम भी आ सकता है ना, वो तो कम भी आ सकता है ना। क्लियर हो गया है? एक पॉइंट और लिख दें नोट के अंदर, if fx be a continuous function, if fx be a continuous function in the interval a to b, if fx be a continuous function in the interval a to b, such that integral a to b fx dx बराबर 0, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि वो इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, और वो इस तरह का कंटिन्यूस है कि अगर मैं a to b उसको इंटीग्रेट करूंगा, then the value of that integral will come out to be 0, then the equation fx बराबर 0 will have at least one real root in the open interval a comma b, then the equation fx is equal to 0 will have at least one real root in the open interval a comma b। अगर ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ रही है, fx कंटीन्यूअस है, वो तो कंटीन्यूअस तो होगा तभी तो इंटीग्रेट कर पाऊंगा मैं उसको ना, वो तो बार बार बोलते हैं बन, क्योंकि वो फोकस करते हैं भाई वो कंटीन्यूअस है, ताकि वो क्लेम नहीं करे आपने तो लिखा ही नहीं, मैं कैसे इंटीग्रेट कर दूंगा ना। तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन है और इस तरह का है कि ए टू बी, अगर मैं उस इंटीग्रेट को निकालूं, मैं नहीं बोल रहा कि एरिया है, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो भी इंटीग्रल आएगा ये 0 के बराबर है, देन फिर हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स बराबर 0 का उस ओपन इंटरवल में कम से कम एक रूट आएगा ना। और जब भी हम इस तरह की बात करते हैं कि किसी भी इक्वेशन का मुझे किसी गिवन इंटरवल में कम से कम एक रूट दिखाना हो, तो अब तक हम दो तरीके लगाते हैं, या तो मीन वैल्यू थ्योरम कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है, तो इसका मतलब उसके बीच में कम से कम एक बार वो 0 आएगा, या फिर हम लगाते हैं रोल्स थ्योरम, जब भी हमें किसी इक्वेशन का किसी इवन इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर कम से कम एक रूट दिखाना होता है, तो या तो हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं जो कंटिन्यूटी में पढ़ा था हमने, या हम लगाते हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में लेकिन हम क्या करते हैं, किस इक्वेशन के रूट के बारे में कमेंट कर पाते हैं, एफ डेस एक्स बराबर 0 के बारे में। हमें बोल सकते हैं कि एफ डेस एक्स बराबर 0 का ओपन इंटरवल में कम से कम एक रूट आएगा, प्रोवाइडेड कि जिसका वो एफ डेश है वो रोल्स थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो करता हो, मतलब वो एफ एक्स कंटिन्यूस हो, वो डिफरेंशिएबल हो और बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू बराबर आ रही है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि एफ डेस एक्स बराबर 0। और या फिर अब ये यूज कर सकते हैं इंटीग्रल का यूज है ना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखो अगर इंटीग्रल 0 आ रहा है ना, तो ध्यान से देखो इंटीग्रल 0 ऐसे नहीं आएगा। मान लो ये मैंने ए टू बी बना दिया, इसको समझ सकते हैं आप खुद ही वैसे अपने आप। मान लो मैंने ये एफ एक्स का डायग्राम बना दिया, क्या ए टू बी में एफ एक्स कंटिन्यूस है, क्या इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ रही है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या इंटीग्रल 0 आएगा, खुद ये एरिया आ जाएगा ना। तो एफ एक्स बराबर 0 का, ये एफ एक्स बराबर 0 का ए से बी के बीच में कोई रूट भी नहीं है ना, तो यहां रूट नहीं आ सकता। क्या इसमें आ सकता है, इसमें भी नहीं आ सकता ना, क्योंकि वो नेगेटिव आएगा। अब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या आएगा, 100% नेगेटिव आएगा, तो 0 आए नहीं, हम तो बोल रहे हैं वो 0 आएगा तब जाके कम से कम एक रूट आएगा। अब देखो ऐसा हो सकता है कि वो डायग्राम ऐसा बन जाए, वो डायग्राम ऐसा बन जाए, ये मैंने ए मान लिया और ये मैंने बी मान लिया। अब अगर वो डायग्राम ऐसा बनेगा और अगर मैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करूंगा, तो अगर मैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करूंगा तो उससे क्या होगा, हम जानते हैं ये ए टू सी तो कुछ नेगेटिव आएगा और सी टू बी क्या आएगा, तो अब ये 0 आएगा ना। तो इसका मतलब फिर ग्राफ एफ एक्स का ग्राफ ए से बी के बीच में कम से कम एक बार कट कर रहा है ना, 2 बार भी कट कर सकता है और 3 बार भी कट कर सकता है। तो जैसे डायग्राम ऐसा बन जाए, डायग्राम एफ एक्स का डायग्राम ऐसा बना दो आप, ये एक्स बराबर ए मान लो और ये एक्स बराबर बी मान लो। अब अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा ए से बी, तो पहले ये वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये क्या आएगा, तो इनका सम क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 बार भी कट कर सकता है वन। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, मतलब अपने को ना इस तरह से ध्यान रखने की कोशिश करनी है। एक पॉइंट और लिख लो आप इसमें, अब देखो यहां ऐसे देखो, आप डायरेक्ट लिख लो आप, है ना, मैं समझा दूंगा आपको। ये मैंने ऐसे लिख दिया ना, ये मैंने को डायग्राम बना दिया,
अभी हमने क्या करा, एरिया निकालना सीखा है एफ एक्स और एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन का। हम लेकिन कर्व और वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया भी निकाल सकते हैं ना। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास ये एक फंक्शन है या कर्व है, एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ आई, एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ आई, और ये हम एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ आई फ्रॉम वाई बराबर सी से लेकर वाई बराबर डी। ये एरिया निकालना चाहते हैं, दिस पॉइंट इज डी, इस एरिया को निकालना चाहते हैं। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम ऐसा लिखेंगे ना, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया इज सी टू डी, सी टू डी। अब देखो ये लिमिट किसकी है, ये एक्स की वैल्यूज है कि वाई की वैल्यूज है। तो अगर ये वाई की वैल्यूज है तो लिमिट वाई की है, तो डी वाई आएगा। अब अगर यहाँ डी वाई आया तो यहाँ फंक्शन किसका आएगा, यहाँ फंक्शन एक्स का है, यहाँ फंक्शन भी वाई का आएगा। तो दिस इज जी ऑफ आई, जी ऑफ आई डी वाई। लिमिट अगर मैं वाई की लगा रहा हूं तो डी वाई आएगा, एक्स की लगा रहा हूं डी एक्स आएगा, और डी एक्स आएगा तो वहां एक्स का फंक्शन आएगा, डी वाई आएगा तो वाई का फंक्शन आएगा। अगेन मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं आपको कि ऐसे एरिया निकाल लो आप, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लो आप यहाँ, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लिया हमने। एंड नाउ व्हाट इज दिस, डी वाई, दिस इज डी वाई। और ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या हो गया, एक्स इंटू डी वाई हो गया ना, ये एक्स इंटू डी वाई। अब वाई को कहां से कहां वेरी करूं, सी से डी। नाउ व्हाट इज एक्स, जी ऑफ आई, तो जी ऑफ आई रख दूंगा मैं यहाँ। अब जैसे हम बोलते हैं ना भाई, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो प्लस एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दो, एक्स एक्सिस के नीचे है तो माइनस वाई को क्यों करो, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा ना, वाई इंटू डी एक्स एरिया नहीं आएगा फिर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का, माइनस वाई इंटू डी एक्स एरिया आएगा। समझ रहे मेरी बात, ऐसे अगर वाई एक्सिस के इधर है तो ये प्लस एक्स आएगा, और अगर इधर होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये बस एक डायग्राम और बना लो, आप समझ पा रहे हैं शायद मेरी बात है ना। तो ये डायग्राम ऐसा बना लिया आपके बारे में, और ये ऐसा मान लो अगेन ये डी है और ये सी है ना, और ये एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ आई है ना। देन द एरिया बाउंडेड बाय x is equal to g of I, y axis, y is equal to c and y बराबर d is equal to c to d। अब वो जो रेक्टेंगल स्ट्रिप बनेगी ना, उसका एरिया x इंटू डी वाई नहीं आएगा, उसका एरिया माइनस एक्स इंटू डी वाई है, क्योंकि वो x तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो आएगा माइनस एक्स इंटू डी वाई। और व्हाट इज बेसिकली माइनस एक्स, माइनस तो माइनस है, व्हाट इज एक्स, जी ऑफ आई डी वाई। और अगर थोड़ा इधर होता थोड़ा उधर होता तो इधर वाले को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर वाले को प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, कल मिलते हैं बाकी फिर अपने। होमवर्क लिख लो आप जो करके लाना है। होमवर्क में शीट चल रही है ना हमारे एक तो, एक्सरसाइज वन का पार्ट वन, एक्सरसाइज वन पार्ट वन, D3 का सेकंड पार्ट, ये बचा हुआ शायद है ना। इवन तो कर लिया ना हमने शायद। चलो वो मैं कुछ दूंगा उसके बाद ही कराएंगे फिर सवाल में। पार्ट टू के अंदर D1, एक्सरसाइज का पार्ट टू D1। एक्सरसाइज टू का पार्ट वन। ये इसका हमने 16 कर 15 कर लिया क्या इसका हमने, देखना एक मिनट, 15 कर लिया क्या।
चलो ये करके लाना है ना, ठीक है ना, ये करके लाना है।